जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां मैं बात करूंगा केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारी आज की पहली खबर यानी कि पहली न्यूज क्या है। लेकिन उससे पहले देखेंगे हमारा आज का खूबसूरत विचार क्या कहता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपके हौसले में दम है तो आप हर एक पड़ाव को पार करते हुए चले जाओगे। और याद रखना, जो पड़ाव पे रुकते नहीं है वही इतिहास लिखते हैं। तो अगर आपको सरकारी नौकरी का लक्ष्य पाना है तो आपको एक एक कदम करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहली न्यूज आपकी यहां पर क्या कहती है। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले भारत ने मालदीव को पहला उच्च गति फेरी सौंपा है। अभी देखिए, मालदीव जो हमारा दोस्त है ना, पड़ोसी मुल्क है और दोस्त भी है। तो भारत ने इस दोस्ती यारी में इसको क्या सौंपा है? फेरी सौंपा है। फेरी, ठीक है, याद रखना, फेरी। और कैसी फेरी? उच्च गति वाला यानी कि हाई स्पीड वाला फेरी सौंपा है। तो फेरी इस तरीके की बोट को कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मिसाइल विसाइल जेट वेट नहीं है। ये बोट है जो कि फिशिंग के लिए या फिर समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए या गश्त लगाने के लिए काम आती है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो ये फेरी फेरी दिया जा रहा है भारत के द्वारा, किसको? अपने दोस्त मालदीव को। ठीक है बच्चों, भारत के द्वारा किसको दिया जा रहा है? तो यहां पर मालदीव को दिया जा रहा है। और कितने फेरी का यहाँ पे डील हुआ था? डील क्या मतलब? देखिए बच्चों, डील नहीं कह सकते। डील का मतलब होता है कि हमने पैसे लिए और फिर दिए, है ना। यहाँ पे पैसे नहीं लिए, हमने ग्रांट के तौर पे उनको ये दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे 12 फेरी यानी कि 12 इस तरीके की जो बोटें हैं, नावें हैं, देने का हम लोगों ने प्रॉमिस किया था। लेकिन अभी पहली फेरी जो है, पहला वाला जो है, हमने डिलीवर किया। 11 अभी और देने हैं। तो आप देखोगे, इंडिया ने डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ 12, यानी 12 देने थे। इस 12 में से जो पहला है फेरी, वो दिया गया है अभी मालदीव को। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। अब ये जो 12 फेरी हैं, 12 जो फेरी हैं, ये मिलके बनाए जाएंगे, यानी कि मालदीव और भारत दोनों मिल करके बनाएंगे। और यहां पर पैसे जो खर्च करेगा वो कौन कौन खर्च करेगा? तो भारत खर्च करेगा। और कितना बच्चों? तो 100 मिलियन, 100 मिलियन एमवीआर। एमवीआर का मतलब क्या होता है? मालदीव की करेंसी। ठीक है बच्चों, एमवीआर क्या है? मालदीव की करेंसी है। और कितना? 100 मिलियन एमवीआर। कितना एमवीआर? तो 100 मिलियन, याद रखना, एमवीआर खर्च किए जाएंगे। तो आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कितना? तो 100 मिलियन, 100 मिलियन एमवीआर की मैं यहां पे बात करूंगा। ठीक है बच्चों, 100 मिलियन एमवीआर खर्च किए जाएंगे। और किस चीज के लिए खर्च किए जाएंगे यहां पर बच्चे? तो फेरी बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा भारत खर्च करेगा। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो, भारत इनको क्या दे रहा है? तो ग्रांट दे रहा है, लोन नहीं दे रहा है। लोन का मतलब होता है वापस करना, ग्रांट का मतलब होता है कि दे दिया तो दे दिया, चल तू ऐश कर, टेंशन वाली बात नहीं है भाई, तेरा जिंदा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 100 मिलियन एमवीआर दिए जा रहे हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? डेवलपमेंट के लिए। किस चीज के लिए? डेवलपमेंट के लिए। याद रखना, किस चीज के लिए? डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो फेरी चलाई जा रही है ना, ठीक है, जो फेरी चलाई जा रही है वो कहां से किस किस को लिंक करेगी? तो फाफू और धाउलू, फाफू और धालू अटॉल्स को लिंक करेगी। अब ये अटॉल्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अटॉल्स होते हैं बच्चे, जब आप समुद्र में जाते हो ना, तो कई बार आप लोग देखते हो कि छोटे छोटे गोला बने रहते हैं, है ना। ये छोटे छोटे टापुओं के गोला बने हुए हैं, टापुओं के छोटे छोटे गोले बने हुए हैं। और बीच में क्या है? पानी है। बीच में क्या है? पानी है। तो आप लोग यहाँ पे देखना, ठीक है, बीच में क्या है? पानी है। तो इसको अटोल बोलते हैं, अटोल। तो ये मालदीव में बहुत सारे अटोल है। तो दो अटोल, एक तो याद रखना फाफू, एक तो याद रखना फाफू अटोल जो है, और एक तो आपका धालू। ठीक है, याद रखना, एक आपका धालू अटोल। फाफू अटोल और धालू अटोल, दो अटोल को ये जोड़ेगा। ठीक है, ये जो नाव जा रही है फेरी, दो अटोल के बीच में चलाई जाएगी। क्लियर बच्चे, याद रख लेना। और अभी आप लोग देखोगे ये कंफर्मेशन किसने दिया है?
तो बाला सुब्रमण्यम जी ने ये कंफर्मेशन दिया है। क्लियर बच्चे, याद रखना, बाला सुब्रमण्यम जी ने कंफर्मेशन दिया है। ठीक है, और आगे चल के जो टोटल जो हेल्प की बात की जा रही है वो कितना, तो 29.5 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल हेल्प दिया जा रहा है। यानी कि 100 मिलियन एमवीआर तो दिया जा रहा है, ये 12 फेरी बनाने के लिए, 12 फेरी बनाने के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा यहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे और ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारे और पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि 29.5 मिलियन हो जाते हैं ओवरऑल। तो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि कितना मिलियन दिया जा रहा है। एमवीआर की बात करें ग्रांट, तो 100 मिलियन एमवीआर ग्रांट दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अभी हाल ही में मालदीव के साथ हम लोगों ने एक एक्सरसाइज भी किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूवेरिन एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूवेरिन एक्सरसाइज। एक्यूवेरिन एक्सरसाइज के नाम से भी हम इसको जानते हैं, याद रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने मालदीव के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म किया है, और ये एक नेवी की एक्सरसाइज है, दोनों देश मिलकर के परफॉर्म करते हैं। तो मालदीव के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी बढ़ रही है, और ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि पड़ोसी फर्स्ट यानी कि नेबर फर्स्ट की पॉलिसी लेकर के चलता है। तो उसी नेबर की फर्स्ट पॉलिसी में ये अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो न्यूज आती है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो न्यूज है 2019 से ही पेंडिंग पड़ी हुई थी। 2019 से ही न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई से सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट याचिकाओं की सुनवाई जारी करेगा। अब देखिए कहानी कहाँ जाती है, सीएए एक्ट क्या है, तो सिटीजनशिप, याद रखना बच्चों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेंगे आप लोग एक एक चीज, अमेंडमेंट एक्ट। एक एक्ट था ये आपका जो एक सिटीजनशिप एक्ट था, एक और मैं आपको बात बता दूं, एक था सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है बच्चों, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट, क्लियर बच्चे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। तो हमारे देश में जो नागरिकता मिलती थी ना, इसी एक्ट के जरिए मिलती थी। तो 2019 में आप लोगों ने सुना होगा एनआरसी आया था, है ना। तो 2019 में जब एनआरसी आया था तो क्यों आया था, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो 2019 में इसी एक्ट में जो 1955 वाला क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। 2019 में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया था। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि जब ये संशोधन किया गया था तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए थे। इसमें यह रखा गया था, इसमें एक टाइमलाइन दिया गया था। इसमें टाइमलाइन क्या दिया गया था कि भाई 2014 के पहले, 2014 के पहले जितने भी यहाँ पर बाहर के देशों से जो लोग आए हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अब पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा हूं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया। ठीक है, 3 देश खासकर आप लोग याद रखना। ठीक है, म्यांमार हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, जितने लोग भी यहां से आए हैं, ठीक है, और वो नॉन मुस्लिम होने चाहिए। कौन, नॉन मुस्लिम होने चाहिए। ठीक है, याद रखना, जो 2014 के पहले जितने लोग भी इन 3 देशों से आए हैं और वो नॉन मुस्लिम है और वो 5 साल से भारत में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो मुस्लिम है तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। तो एक डेडलाइन दे दी गई थी 2014 की। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मुस्लिमों का सवाल उठता है कि सर हमारी क्या गलती है इसमें, हमें क्यों नहीं नागरिकता मिल रही है। तो यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार का ये कहना है कि देखो सर, पॉइंट ये है कि आप, आपके जो देश है, जो म्यांमार है आपका देश, जो आपका पाकिस्तान देश है, जो आप ये क्या बोलते हैं हम लोग बांग्लादेश है, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ऑलरेडी है। तो आप जहां देखिए बाकी जो धर्म है ना, सिख हो गए, ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, पारसी हो गए, इनका माइनॉरिटी है इन तीनों देशों में। तो माइनॉरिटी वाले को हम लोग अलाउ करेंगे, मेजोरिटी वालों को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा हमारी केंद्र सरकार का कहना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि नॉन मुस्लिम को अलाउ किया गया था, तो मुस्लिम यहाँ पे पहले ही खिंच गए, है ना। मुस्लिमों ने यहाँ पे याचिकाएं दायर कर ली, मुस्लिमों ने यहाँ पे याचिकाएं दायर कर ली। ठीक है भैया, कोर्ट में गए और याचिका दायर की, भैया ये हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो इस देश में ही रहने आए हैं, या फिर बहुत पहले से हम लोग इस देश में रह भी रहे हैं, तो हमें क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है तो निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे याचिका दायर की गई मुस्लिमों के द्वारा, और दूसरी याचिका दायर की गई असम सरकार के द्वारा। असम सरकार का जो पहले जो हुआ करता असम सरकार का, वो क्या कह रहा था पहले वाला,
कि 1971 के पहले 1971, याद रखना 1971 कट ऑफ डेट थी, ठीक है, याद रखना क्या कट ऑफ डेट थी। जैसे यहाँ पे 2014 कट ऑफ डेट है ना, वैसे 1971 कट ऑफ डेट है, यानी कि 1971 के पहले जितने लोग भी आ चुके हैं और 5 साल से रह रहे हैं 1971 के आसपास में 5 साल, तो वो नागरिकता का अधिकार है उनको। लेकिन यहाँ पे सरकार ने ये तो बोला ही नहीं कि 2014 वाला असम वालों के लिए नहीं है, यानी कि 2014 वाला असम वालों के लिए ही है। तो असम वाले बोल रहे हैं कि भैया हमारी तो ये तारीख, हमारा तो साल ये था ना, हमारा तो साल ये था, आप लोगों ने कहां से हमारा साल 2014 कर दिया। तो असम वालों ने भी यहाँ पे याचिका दायर की कि भैया नहीं, हमारा जो पुराना है 1971, तो वही रहने दिया जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे विवाद छिड़े, बहुत सारी ऐसी कहानियां आई कोर्ट के पास, तो कोर्ट सुनवाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई, इसका निपटारा हम लोग बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी करेंगे। तो 5 मई से इसकी सुनवाई हो जाएगी, याद रखना 5 मई से इसकी सुनवाई होगी, ठीक है, याद रखना इसकी सुनवाई होगी। और इस सुनवाई में कितने जजेस की बेंच होगी, याद रख लेना, तो 3 जज, ठीक है बच्चों, 3 जजों की एक बेंच बैठेगी, 3 जजों की एक बेंच बैठेगा। क्लियर है बच्चे, याद रखेगा 3 जज इस बेंच में बैठेंगे। और मुख्य कौन होंगे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, जो कि हमारे सीजेआई हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी होंगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार न्यूज में पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। भारत का, अब रखना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 5 मई 2026 से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत त्रिपाठी पीठ 2014 की समय सीमा, अनुच्छेद 14 से संबंधित मुद्दों और अनुच्छेद 14 आपको पता, राइट टू इक्वालिटी है ना, मुद्दों और असम, ये बोल रहे हैं हमें बराबरी, राइट, हमारा जो हक है छीना जा रहा है, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी। तो भैया इन सबके बराबर हमको क्यों नहीं रखा जा रहा है, ठीक है, आप जो नॉन मुस्लिम वालों को बोल रहे हो कि आ जाओ भारत में, और हम लोगों को बोल रहे हो भारत में नहीं आना है, ये भाई गलत बात है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो इन्होंने आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए केस ठोक दिया। सेम असम ने भी 1971 का कट ऑफ पर विवाद छेड़ दिया। तो इस वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की चुनौतियां बहुत ज्यादा आ चुकी, और इसी चुनौतियों पे सुनवाई करने के लिए 5 मई से 3 जजों की एक बेंच बैठेगी जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी जी के अगुवाई में। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इंडिया और फ्रांस ने एरोनॉटिक्स सेंटर अनाउंस किया। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या होता है, हवाई जो यात्रा वगैरह है उससे रिलेटेड सब कुछ एरोनॉटिक कहलाता है। जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब कुछ एरोनॉटिक कहलाता है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इंडिया और फ्रांस ने एरोनॉटिक सेंटर अनाउंस किया, ठीक है, याद रखना, इंडिया और फ्रांस ने एरोनॉटिक सेंटर अनाउंस किया। क्लियर पॉइंट। अभी आपको पता है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट जो है इमानुएल मैक्रोन आए थे भारत में, है ना, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है बच्चों, इमैनुअल मैक्रोन भारत में आए थे। अभी उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी डील की थी, है ना। तो उन्हीं डील में से एक डील आप लोग देखोगे कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एरोनॉटिक्स सेंटर अनाउंस किया गया। क्लियर है बच्चों, याद रखना। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है, जब भी हम लोग एरोनॉटिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, हम लोग हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, हम लोग प्लेन्स की बात कर रहे हैं, हम लोग तमाम तरीके की चीजों की बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट, याद रखिएगा। तो अभी देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इमानुअल मैक्रोन के साथ मिले और ये अनाउंसमेंट किया है, ठीक है बच्चे, याद रखना। अब आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में अनाउंसमेंट हो तो चुकी है, नरेंद्र मोदी ने कर भी दिया है, लेकिन यहाँ पे एक पीएम सेतु योजना है, याद रखिएगा, पीएम सेतु योजना, ये जो सेंटर बनाया जा रहा है पीएम सेतु योजना के अंडर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा बच्चों, पीएम सेतु योजना यानी कि स्कीम के अंडर में बनाया जा रहा है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया इंडिया फ्रांस का नेशनल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक। अच्छा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, ये भी कई बच्चों का सवाल आ जाता है ना। देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये होता है कोई भी चीज जो एक क्षेत्र में गहराई से रिसर्च करने वाला सेंटर। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं कि ये जो एलईडी बोर्ड है जिसपे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, तो नेटवर्क के जरिए ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो डेटा के जरिए ही पढ़ा रहा हूं, तो ये नेटवर्क में और बेहतरीन हम क्या कर सकते हैं, इस चीज का जो रिसर्च किया जाएगा ना, जहां पे उसको हम लोग जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कैंसर को ठीक करने की बात कर रहे हैं ना, तो कैंसर को ठीक करने के लिए बेस्ट बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उसका रिसर्च जहां पे किया जाएगा वो सेंटर ऑफ
ऑफ एक्सीलेंस कहलाएगा किस क्षेत्र में? कैंसर डिटेक्शन के क्षेत्र में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसा ऑफिस है जहां पे किसी भी चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है और बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है उसके ऊपर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है एरोनॉटिक्स के फील्ड में। क्लियर पॉइंट याद रखना। और मेन यहाँ पे याद रखना कानपुर में किया जा रहा है और पीएम सेतु योजना के अंडर में किया जा रहा है, याद रखेंगे। और अभी 60,000 करोड़ का जो बजट है वो अलॉट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, पीएम सेतु योजना क्या है? पीएम सेतु योजना जो है ना आईआईटी कॉलेजेस के लिए निकाले गए थे। आईआईटी जो कॉलेज होते हैं ना, आप लोग पढ़ते हुए है ना आईआईटी कॉलेजेस, तो उनके लिए यहाँ पे पीएम सेतु योजना किया गया है। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, इसमें आईटीआई के जो कॉलेजेस है उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा कितने 1000 आईटीआई कॉलेजेस को, याद रखना। और एडिशनली यहाँ पे कानपुर वाला सेंटर तो आप लोगों ने देख ही लिया है ना, एक और 4 और सेंटर यहाँ पर बनाए जाएंगे। 4 सेंटर में आप लोग देखोगे लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु के तहत कानपुर में भारत फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा की है। 1000 आईटीआई कॉलेजेस जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा और उसके लिए 60,000 करोड़ की योजना बनाई गई, यानी कि बजट जो है 60,000 करोड़ दिया गया है। लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, ये 4 और अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा सेंटर बनाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं अगली आपकी न्यूज क्या है। आईएनएस अरिंधम। आईएनएस की बात करें तो आप लोग याद रखना, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द आईएनएस इट मींस इंडियन नेवल शिप। याद रखना, इंडियन नेवल शिप यानी कि नेवी को एक शिप दी जा रही है। ठीक है, याद रखना, इंडियन नेवल शिप। ठीक है बच्चों, याद रखना। जब भी हम लोग शिप की बात करते हैं ना, तो शिप की मतलब एक क्लास होती है। क्लास का मतलब एक सीरीज चल जाती है, सीरीज। जैसे कि वेब सीरीज आती है, आप लोग देखना है ना, वेब सीरीज आती है जैसे कि मिर्जापुर 1 आई थी, फिर मिर्जापुर 2, फिर मिर्जापुर 3 आएगी, फिर मिर्जापुर 4 आएगी, आती रहती है ना। वैसे ही जो शिप होती है ना उसकी क्लास आती है। यानी कि मिर्जापुर पहले बन गई थी तो नाम पहला क्या था? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर के नाम से ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आएगी, है ना। वैसे शिप में होता है, जो शिप पहले लॉन्च कर दी जाती है उसको हम लोग बोल देते हैं कि एक क्लास है। ठीक है, ये क्या है? क्लास है। और इसी क्लास की बाकी सारी और आगे शिप्स आएंगी। तो यहाँ पे जो एक अरिहंत जो क्लास है ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अरिहंत, इस तरीके की जो शिप थी ना, अरिहंत सबसे पहली ही थी। कौन सी थी? अरिहंत सबसे पहली थी। क्लियर बच्चे, याद रखना। तो ये जो अरिहंत है ना, इसी को हम लोगों ने क्लास मान लिया। अरिहंत है, इसी को हम लोगों ने यहाँ पे क्लास मान लिया। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। और दूसरा इसी में आप लोग देखोगे, दूसरा अरिघाट। ठीक है, याद रखना, दूसरा देखोगे अरिघाट दूसरा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे लिख देता हूं, चलो ठीक है, आपको दिख जाएगा अरिघाट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? पहली शिप कौन सी थी? अरिहंत। तो अरिहंत क्लास की पहली शिप अरिहंत, अरिहंत क्लास की दूसरी शिप अरिघाट, अरिहंत क्लास की तीसरी शिप कौन सी है भाई साहब? ठीक है, तो अरिधमन। कौन सी? अरिधमन। ठीक है, याद रखना। तो इंडियन नेवी को आईएनएस अरिधमन मिला है, आईएनएस अरिधमन मिला है। अच्छा, मिला नहीं है, इट इज अबाउट टू कमीशन, यानी कि अभी कमीशन होने वाली है, मिला नहीं है। अनाउंसमेंट हो गया कि भाई तीसरी जो शिप होगी वो कौन सी होगी? याद रख लेना, अरिहंत याद रखना, अरिहंत क्लास। अरिहंत क्लास की जो तीसरी शिप होगी, जो थर्ड शिप होगी ना, वो कौन सी होगी बच्चों? तो अरिधमन होगी। यहां तक समझ में आया? तो आप लोग देखोगे कि आईएनएस अरिधमन अरिहंत क्लास की शिप है। और ये तो चलो क्लास की शिप है, टाइप भी तो होती है ना शिप की, जो गहराई में जाने वाली अलग टाइप, ऊपर जाने वाली अलग टाइप। तो टाइप क्या है इस शिप की? तो टाइप है बच्चों, याद रख लेना। ठीक है, SSBN। टाइप क्या है? SSBN। SSBN का मतलब क्या होता है? शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, याद रख लेना, ये वो सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी चलती है, यानी कि पेट्रोल डीजल नहीं, ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगी। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी टाइप है ये? SSBN टाइप है, यानी कि शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, एस का मतलब शिप, एस का मतलब सबमर्सिबल, बी का मतलब बैलिस्टिक और न्यू का मतलब न्यूक्लियर। ठीक है, तो SSBN
सबमरीन है। ये टाइप आपको पता चल गई, क्लास पता चल गई, क्लास अरिहंत है। इस तरीके की शिप हम लोग बना रहे हैं। अब याद रखना, क्लास पता चल गई, टाइप पता चल गई, अब ये किस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है? तो टेक्नोलॉजी का नाम क्या है बच्चों? एटीवी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। यानी कि ये खैर एक बहुत बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो मतलब कुछ स्पेशल से, ये इसी टेक्नोलॉजी का बहुत अपग्रेडेड वर्जन है। इसीलिए हमने खाली यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है, एडवांस्ड। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे एटीवी जो टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। और कहां पे बनाया गया है? तो विशाखापट्टनम में बनाया गया है। याद रखना, ये विशाखापट्टनम में बनाया गया है। क्लियर पॉइंट। और दो बता ही चुका हूं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जो है ये पहले ही बनाया जा चुका है। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा। तो ये क्लास है, और ये जो पूरा जो बनाया जा रहा है ना, एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वर्षा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वर्षा। ठीक है, वर्षा प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, वर्षा प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। क्लियर पॉइंट। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे, इसमें एक चीज नोट करोगे आप लोग, एक चीज दी गई यहाँ पे, ठीक है, ANECHOIC, ये क्या होता है बच्चों? ठीक है, ANE मतलब इस शिप में ये भी लगा है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। ANECHOIC, टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं। क्लियर है बच्चों, याद रख लेना। तो आप देखोगे, ठीक है, एनेकोइक टाइल्स लगे हैं। एनेकोइक टाइल्स क्या होते हैं? रबर के टाइल्स होते हैं। एनेकोइक टाइल्स क्या होते हैं? तो ये रबर के टाइल्स होते हैं। ये रबर के टाइल्स होते हैं। रबर के टाइल्स क्यों? जब सबमरीन, देखिए, जब हमारी पनडुब्बियां नेवी की पनडुब्बियां नीचे जाती हैं तो दुश्मन की पनडुब्बियां तरंगे छोड़ती हैं। तो तरंगे हमारी पनडुब्बी में टकरा के वापस जाती है, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे पनडुब्बी है। तो ये जो रबर का जो टाइल्स होगा ना, पूरी बॉडी पे लगा रहेगा इस नेवी वाली शिप पे, नेवी शिप पे। तो जो टकराव होगा ना ध्वनि का, वो बहुत ही कम होगा, साउंड बहुत ही कम करेगा। तो ये दुश्मन को नहीं पता चलेगा, या फिर बहुत ही कम पता चलेगा हमारी सबमरीन के बारे में। तो यहाँ पे आप याद रखना कि एक एनेकोइक टाइल्स का भी उपयोग किया गया है। तो अभी देखिए, क्लास कौन सी है? तो अरिहंत क्लास है। प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वर्षा प्रोजेक्ट है। अरिहंत क्लास की तीसरी तीसरी सबमरीन है। याद रखेगा, तीसरी सबमरीन है भाई साहब, ठीक है, तीसरी सबमरीन है भाई साहब, ठीक है, अरिधमन। और ये एटीवी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और दूसरी कौन सी है? पहली अरिहंत, दूसरी अरिघाट और तीसरी अरिधमन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज आती है आपकी, वो होती है ड्रॉग पैराशूट टेस्ट बूस्ट गगनयान मिशन। अभी देखिए, गगनयान मिशन हमारे भारत का वो मिशन है, पहला मिशन है जिसमें कि आदमी ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, पहला, भारत का पहला मानव मिशन, भारत का पहला मानव मिशन। ठीक है बच्चों, याद रखना, भारत का पहला मानव मिशन, मानव मिशन। क्लियर है बच्चे, भारत का पहला मानव मिशन है। इससे पहले भारत ने मानव मिशन नहीं भेजे थे। भारत के जितने भी लोग, जैसे कल्पना चावला हो गई, सुनीता विलियम हो गए, राकेश शर्मा हो गए, ये सब नासा से गए थे, भारत से नहीं गए थे। ठीक है बच्चों, तो भारत का जो पहला मानव मिशन है ना, वो है गगनयान। गगनयान ये देखिए 2027 में पूरी तरीके से जाएगा, लेकिन अभी नहीं गया है। तो इसका जो टेस्ट जो टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है ना, ठीक है, जो पहली फ्लाइट, याद रखना, ठीक है, जो पहली फ्लाइट है ना, इसकी होगी अभी मार्च में ही। ठीक है, पहली फ्लाइट होगी मार्च में इसको भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। लेकिन ये आदमी नहीं जाएंगे, इसमें आदमी नहीं जाएंगे, इसमें जाएगा एक रोबोट। ठीक है, रोबोट का नाम क्या होता है? होगा, ठीक है, तो व्योमित्रा उस रोबोट का नाम है। क्या नाम है उस रोबोट का? तो व्योमित्रा उस रोबोट का नाम आप लोग देखोगे। अगर ये सफल हो जाता है, रोबोट जिंदा वापस आ जाती है, यानी कोई खराबी नहीं होती, तो अगले साल यानी 2027 में 3 आदमियों को इसमें भेजा जाएगा। तो जब भी देखिए इस तरीके की जो वापसी जाके वापस आने के लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, उसको बार बार ट्राई किया जाता है, बार बार हम लोग उसको ट्राई करते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट बनाते हैं। तो सूट भी स्पेशल टाइप का होता है। तो जो सूट इसका बनाया गया है, याद रखना, इसका जो सूट बनाया गया है, अभी जो 3 आदमी लोग जाएंगे ना, 3 आदमी लोग जाएंगे ना, इन तीनों आदमियों के लिए सूट बनाया गया है। ठीक है, उस सूट का जो क्या हो गया है, हम लोगों ने सफल परीक्षण कर लिया, सफल हो गया है। तो ड्रॉग सूट बोलते हैं उसको, क्या हम लोग? ड्रॉग सूट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ड्रॉग पैराशूट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, पैराशूट। ठीक है, ये जो ड्रॉग पैराशूट है, यही पहन के 3 लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, और इसका टेस्ट हो चुका है। अब इसका टेस्ट कैसे हुआ? देखिए, जो जैसे हम लोग अंतरिक्ष में जितना प्रेशर है ना, उस प्रेशर से भी बहुत ज्यादा
अंतरिक्ष में तो खैर कम प्रेशर ही होता है ना। मतलब जो ये जो हमारा शिप रहेगा, जो हमारी जो अंतरिक्ष में जो जा रहा है हमारा यान रहेगा, है ना, तो इसके अंदर जितना ज्यादा प्रेशर रहता है उससे ज्यादा प्रेशर के साथ इसको टेस्ट किया गया है कि कहीं जाके ऊपर धोखा तो नहीं दे देगा। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो सफल हो चुकी है। क्लियर है बच्चों, याद रखिएगा। तो अभी आप लोग देखिए क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं। क्वालिफिकेशन लोड्स टेस्ट ऑफ ड्रॉग पैराशूट, यानी ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण हो चुका है, जो कि गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। ठीक है, और ये कहां पर टेस्टिंग किया गया है? आरटीआरएस पे किया गया, आरटीआरएस पे किया गया, आरटीआरएस यानी कि रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज पे किया गया है। और ये कहां है भाई साहब, कहां पे किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है बच्चों, चंडीगढ़ में किया गया है। और किसने किया है भाई साहब? तो डीआरडीओ ने और इसरो ने मिलकर के चेक किया है। याद रखना, डीआरडीओ एंड इसरो ने चेक किया है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, डीआरडीओ और इसरो ने ट्रायल लिया है और ये ट्रायल में, ये परीक्षण में ये सफलता हासिल हो चुकी है। तो ड्रॉग पैराशूट परीक्षण ने गगनयान मिशन को बढ़ावा दिया। तो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव मिशन है, आपको ये याद रखना है। गगनयान मिशन में पहले जो रोबोट जाएगा उसका नाम होगा वमित्रा, ये भी आपको याद रखना है। गगनयान मिशन में जब अगर रोबोट वापस आएगा तो 3 आदमी जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके शूट का नाम क्या है? ड्रॉग पैराशूट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब राजकीय 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 इत्खोरी महोत्सव 2026 झारखंड में शुरू हो चुका है। राजकीय इत्खोरी, देखिए शब्दों से समझेंगे। राजकीय का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राजकीय का मतलब गवर्नमेंट, लेकिन झारखंड की बात कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, है ना। तो याद रखना, झारखंड सरकार ने शुरू किया है, इनॉग्रेट किया है। क्या है ये? ठीक है, इटखोरी उत्सव। ठीक है बच्चे, इटखोरी उत्सव कहते हैं इसे, इटखोरी उत्सव हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, याद रखना 2026 का। अब ये होता क्या है और किस तरीके से हम लोग यहाँ बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक ना टेम्पल है, भद्रकाली टेम्पल है। झारखंड की बात नहीं कर रहे, ठीक है, झारखंड में आप लोग देखना, ठीक है, एक टोरी में एक जो एक चतरा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना, एक चतरा डिस्ट्रिक्ट है ना। झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो चतरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चतरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, चतरा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। और ये जो इटखोरी है ना, यही गांव है। ठीक है, इटखोरी जो गांव है, यहीं पर एक देवी माँ की मंदिर है। वो देवी माँ के मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं? भद्रकाली। क्या बोलते हैं हम लोग? भद्रकाली मंदिर के नाम से जानते हैं। तो इसी भद्रकाली मंदिर को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है, बहुत ज्यादा मान्यता। दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहीं पर भद्रकाली जी की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे प्रार्थना किए जाते हैं, प्रार्थना किया जाता है। सांस्कृतिक, आप लोग देखोगे, सांस्कृतिक योजनाएं बनाई जाती हैं, या फिर सांस्कृतिक जो डांस वांस किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, सांस्कृतिक कला दिखाई देती है। कला यानी कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उस जो उस क्षेत्र के जो कपड़े हैं, परिधान है, वो पहनते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, मेला लगाया जाता है। यानी कि तमाम तरीके से इस उत्सव को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो 3 दिन का एक राजकीय इत्खोरी जो महोत्सव है, 3 दिन का राजकीय इत्खोरी महोत्सव है, जो कि इत्खोरी टाउन में शुरू हो चुका है। इत्खोरी टाउन कहाँ पे है? तो चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। चतरा डिस्ट्रिक्ट यानी कि झारखंड जिला। और इनॉग्रेट किसने किया है? तो वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है बच्चों, वहां के जो, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं झारखंड के, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, यानी कि उन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया है। और नाम क्या है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण किशोर, राधा कृष्ण किशोर इनका नाम है। ठीक है बच्चों, याद रखना, राधा कृष्ण किशोर इनका नाम है। चलिए बच्चे, ठीक है, नाउ क्लियर आप लोगों को ये न्यूज। आगे देखते हैं अगली न्यूज, अगली खबर आप लोगों के लिए कौन सी आती है। ठीक है बच्चे, चलिए, इंडिया ने ज्वाइन किया यूएस लेड पैक्स सिलिका फॉर सिक्योर चिप सप्लाई चैन। अभी देखिए, भारत ने सुरक्षित चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका में शामिल हुआ। अभी देखिए, पैक्स सिलिका है क्या? अमेरिका की एक कंपनी है। पैक्स सिलिका एक अमेरिका की कंपनी है। ठीक है बच्चों,
पैक्स सिलिका अमेरिका की कंपनी, आप यहां पे देखोगे, ठीक है। पैक्स सिलिका दिखाई दे रहा है, पैक्स सिलिका एक अमेरिका की कंपनी है और ये क्या बनाएगी, तो सिलिकॉन सप्लाई करती है। ये कैसी क्या है ये, तो ये सिलिकॉन सप्लाई करती है, सिलिकॉन सप्लाई करती है ये कंपनी, ठीक है बच्चों। ये कंपनी क्या सप्लाई करती है, सिलिकॉन सप्लाई करती है। और भारत क्या चाहता है, भारत सेमीकंडक्टर बनाना चाहता है। भारत क्या चाहता है भाई साहब, तो भारत सेमीकंडक्टर बनाना चाहता है, सेमीकंडक्टर बनाना चाहता है। सेमीकंडक्टर में जो इस्तेमाल होते हैं ना, रेयर अर्थ मिनरल इस्तेमाल होते हैं। रेयर अर्थ मिनरल का मतलब सिलिका हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब आप लोगों को रेयर अर्थ मिनरल में दिखाई देंगे, ठीक है, याद रखना। तो अभी पैक्स सिलिका के साथ भारत ने समझौता किया है और क्या बनाने के लिए, तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर देखो जो, और ये जो है ना, ये पैक्स सिलिका, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजाइन बनाता है, ठीक है। चलो डिजाइन वाला बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर ही डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। याद रखना चिप का डिजाइन यही बनाता है, ठीक है, चिप का डिजाइन दोनों मिलकर के बनाएंगे। क्लियर है पॉइंट, याद रखना। तो पैक्स के पास सिलिका यानी कि मटेरियल वगैरह है और भारत सेमीकंडक्टर बनाना चाहता है। सेमीकंडक्टर होता है जो हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में जो स्क्रीन में डलता है, ये जितना भी एलईडी बोर्ड जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस तरीके के स्क्रीन में डलता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई साहब, तो सेमीकंडक्टर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर बच्चे, चलिए। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या करने के लिए, टू स्ट्रेंथन सेमीकंडक्टर, अपने सेमीकंडक्टर को और मजबूती देने के लिए। ऑलरेडी बना रहा है, यानी कि 10 mm का बना चुका है, 2 mm का बना चुका है, और यहाँ पे एनएम का बना चुका है, और ज्यादा बनाना चाह रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में अपने आप को डालना चाहता है। सप्लाई चेन क्या होता है, मिनरल जब जमीन से निकलता है, याद रखना, मिनरल जब जमीन से निकलता है, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होकर के चिप बनाया जाता है, प्रोसेस होकर के चिप बनाया जाता है, चिप बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, याद रखना प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस के बाद जो चिप बनाया जाता है ना, तो ये प्रोसेस ही सप्लाई चेन कहलाती है। इसमें मिनरल निकाला जाएगा, साफ किया जाएगा, फिर उसको और ज्यादा प्रोसेस किया जाएगा, तो सप्लाई चेन कहलाता है। तो भारत इस सप्लाई चेन में एंटर होना चाहता है, इसीलिए पैक्स सिलिका के साथ समझौता किया है, ठीक है बच्चों, याद रखना। ताकि एक मजबूत, सिक्योर, रेजिलेंट टेक्नोलॉजी, रेजिलेंट यानी कि भविष्य में खराब नहीं होने वाली टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है बच्चों। तो याद रखना यूएस की कंपनी कौन सी है, तो पैक्स सिलिका है, और भारत उसके साथ समझौता कर चुका है, एग्रीमेंट साइन कर चुका है, ताकि सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जा सके, ठीक है बच्चों। चलिए, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं बच्चों, और नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए रशिया, रशिया पैरालंपिक्स बैंड टाइमलाइन समरी। अभी देखिए क्या है, रशिया को और बेलारूस को, रूस और बेलारूस दो देश हैं, इनको अभी पैरालंपिक्स में एंट्री मिल चुकी है, ठीक है, याद रखना। पैरालंपिक्स क्या है, पैरालंपिक्स क्या है, पैरालंपिक्स वो ओलंपिक्स का ही एक हिस्सा है, यूं समझ लीजिए कि ओलंपिक का ही एक पार्ट है, ओलंपिक का ही एक दूसरा रूप है ना। पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स में दिव्यांग लोग जाते हैं। दिव्यांग लोग का मतलब क्या होता है, जो कि देख नहीं सकते हैं या फिर सुन नहीं सकते हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, यानी कि यूं कह लीजिए अपंग लोग, ठीक है बच्चों। अपंग लोगों को हम लोग दिव्यांग कहते हैं। तो दिव्यांग लोगों का ओलंपिक को हम लोग पैरालंपिक कहते हैं। तो रसिया और बेलारूस को यहां पर इसमें एंट्री करने से मना कर दिया गया था, ना भाई एंट्री नहीं करोगे। रीजन क्या था, याद रखिएगा, 2014 में ये लोग ना ओवरडोज कर रहे थे। अब देखिए, एक होता है ना कि कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी खुद यूज कर लेता है एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड होता है ना जो दवाई वगैरह खा लेते हैं, तो एंटी डोपिंग टेस्ट जो होता है, उसमें जो रशिया और बेलारूस, रूस और बेलारूस दोनों देशों के खिलाड़ी बहुत ज्यादा डोज पाए हुए मिले। लेकिन ये फंड कौन कर रहा था, खुद वो देश ही कर रहे थे, याद रखना। तो उन देश को ही बाहर निकाल देगा पैरालंपिक से 2014 में। लेकिन आगे चल के फिर पता चला कि नहीं यार, हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, है ना। तो 2014 के डोपिंग कांड में ने प्रतिबंध लगाए, किस चीज के लिए प्रतिबंध लगाए, कि रूस और बेलारूस जो है नहीं खेलेगा पैरालंपिक में। 2022 के यूक्रेन संघर्ष ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 2022 में जब सोचा, देखा कि भैया रूस और बेलारूस दोनों मिलकर के यूक्रेन, देखिए बेलारूस का है, रूस का ही एक परछाई समझ लीजिए, यानी कि जो जो रूस करता है बेलारूस वही वही काम करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे यूक्रेन 2022 के यूक्रेन संघर्ष ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया, ठीक है। 2023-24 में इन जो रूस बेलारूस के खिलाड़ी हैं, इनको बोला गया कि ठीक है आप लोग खेल सकते हो, लेकिन आप लोग
तटस्थ रूप से मतलब पूरी तरीके से आप लोग नहीं खेलोगे। पूरी तरीके से मतलब आप इंडिविजुअल लेवल पे खेलोगे। देखिए 2014 में बैन लगाया गया, ठीक है, याद रखना। 2022 में बैन को थोड़ा मजबूत किया गया 2022 में बैन को, और 2023 में इनको बोला गया इंडिविजुअल खेल सकते हो। इंडिविजुअल खेलने का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल खेलने का मतलब क्या होता है? आप किसी अपने देश का राष्ट्रीय सॉन्ग नहीं बजा सकते, आप अपने देश का झंडा नहीं लगा सकते, यानी देश की पहचान नहीं बनोगे, आप इंडिविजुअल खेल सकते हो। लेकिन अभी 2016 में, अभी दो नॉट 2016, 2026 में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बोला ठीक है भैया, आप अब ये झंडा ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि यार किसी एक खिलाड़ी को अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक खिलाड़ी के डोप कर लेने से या फिर दवाई वगैरह ले लेने से, एस्टेरॉइड लेने से पूरे देश के खिलाड़ियों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखोगे रूस और बेलारूस को दोबारा से गेम में एंट्री मिल गई है और अपना झंडा और अपना राष्ट्रीय सॉन्ग ये लोग गा सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आज के लिए इतना ही। और आप लोग बच्चे रिवीजन 2-3 बार जरूर कीजिएगा, आपके लिए रिवीजन बेहद जरूरी हो जाता है। और जो रिवीजन आप करते हो ना, तो अंडरलाइन करते हैं, फिर एक बुलेट बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 3-4 दिन पहले आप लोगों को इतना समय नहीं मिलेगा कि सब कुछ पढ़ सको। तो एक बार नजर के सामने सारी चीजें चली जाती हैं तो इंपॉर्टेंट आपके माइंड में आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो कल फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।